सारण गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग मैट्रिक्स फिनिश किए थे। फिनिश मीन्स मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज थी और जो लास्ट एक्सरसाइज था, हम लोगों ने वो एक्सरसाइज पूरा देख लिया था। अब इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक डिटर्मिनांट पे। डिटर्मिनांट में पहले हम डिटर्मिनांट का इंट्रोडक्शन, डिटर्मिनांट को इवेल्युएट करना और फिर उसके बाद जो बेस्ड उसका एक्सरसाइज है, हम लोग इन सब चीजों को आज देखेंगे। डिटर्मिनांट में सबसे पहले हम यह समझ लें कि ये डिटर्मिनांट किसी न किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का करेस्पॉन्डिंग होता है। मीन्स डिटर्मिनांट के लिए यह आवश्यक है कि कोई ना कोई उसका एक संगत मैट्रिक्स हो, किसी मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनांट होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम लेते हैं एक डिटर्मिनांट, कोई सा भी मैट्रिक्स लेते हैं। हाँ, एक चीज और समझ लें, इस डिटर्मिनांट को हम हिंदी में सारणिक कहते हैं। ये सारणिक है और मैट्रिक्स ये अव्यूह है। इससे आप वाकिफ हैं। जब भी किसी सारणिक की हम चर्चा करेंगे वो किसी संगत अव्यूह का होगा और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, वर्ग अव्यूह का ही सारणिक होगा। अव्यूह और सारणिक में एक बेसिक डिफरेंस ये है, हम यह जान लें कि अव्यूह हमेशा कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। व्यवस्थित रूप से अगर कुछ संख्याओं को हम लिख दें तो लिखने का वो तरीका अव्यूह होता है। अव्यूह का अपना कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता, जबकि सारणिक का अपना एक वैल्यू होता है। मीन्स अव्यूह को हम इवेल्युएट नहीं करते हैं, जो तरीका हमने बना के लिख दिया वो लिख दिया, वो फाइनल है। दो अव्यूह को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उसमें स्केलर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें चलती हैं, ये ऑपरेशंस चलते हैं। लेकिन अगर यह कहा जाए कि किसी अव्यूह का आप वैल्यू निकालिए, तो अव्यूह का हम मान नहीं निकाल सकते हैं, उसको इवेल्युएट नहीं कर सकते। लेकिन इसके उलट उसी अव्यूह का जो सारणिक होगा, जो डिटर्मिनांट होगा, वो डिटर्मिनांट आसानी से इवेल्युएट किया जा सकता है। मतलब उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। अब उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, उस डिटर्मिनांट का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इन सब चीजों को हमको देखना होगा इस क्लास में। तो सबसे पहले हम यह देखें, जैसे मान लीजिए अव्यूह में आपको पहले भी बताया गया है कि ये कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट है, व्यवस्थित तरीके से कुछ संख्याओं को लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने एक अव्यूह ले लिया, a इज इक्वल टू 7 2 3 5 6 1 4 2 0। कुछ संख्याओं को हमने व्यवस्थित करके यहां लिख दिया। अब अगर यह कहा जाए कि इस अव्यूह के सारणिक का मान ज्ञात करिए, इस मैट्रिक्स का करेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनांट बताइए, तो सिंपली इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनांट हो जाएगा। अगर इसके डिटर्मिनांट को हम लिखें तो हम लिखते हैं डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स ए, या इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी कहते हैं दिस। मतलब दो लकीर सीधी खींच देंगे, ये हमारे डिटर्मिनांट का सिंबल हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं मैट्रिक्स के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं सिंबॉलिकली। अब अगर इस मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनांट को लिखना है तो सीधे सीधे दो लकीर हम खींच देंगे, वही हमारा
डिटर्मिनांट का सिंबल हो जाएगा। अब इसके अंदर इन मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिख देते हैं। तो 7 2 3 5 6 1 एंड 4 2 0, ये हमारा हो गया डिटर्मिनांट ए। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन सब चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम समझ लें डिटर्मिनांट को लिखते कैसे हैं, डिटर्मिनांट होता क्या है। अब अगर मान लीजिए कोई दूसरा हमने ले लिया एक मैट्रिक्स, सपोज करिए हमने कर लिया मैट्रिक्स बी, केवल 7 हमने ले लिया, ये मैट्रिक्स है निश्चित रूप से है। अगर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो इसमें एक रो और एक कॉलम है, तो इसको हम 1 बाई 1 का कहेंगे। और जब 1 बाई 1 का मैट्रिक्स है तो जाहिर सी बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स वही होता है जिसका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ 1 1 है ही। अब अगर इस मैट्रिक्स बी के डिटर्मिनांट को लिखना है तो यहाँ भी हम लिखेंगे डिटर्मिनांट ऑफ बी, मतलब सिंबॉलिकली दो सीधी लकीर खींच देंगे, डिटर्मिनांट ऑफ बी इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक और डिटर्मिनांट हम लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया C इज इक्वल टू, सपोज करिए एक मैट्रिक्स है 2 6 5 1, ये हमारा एक मैट्रिक्स है और यह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्योंकि ऑर्डर की अगर बात करें तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम दिख रहे हैं, तो 2 रो और 2 कॉलम का मतलब हुआ कि यह और 2 बाई 2 का है या ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, दोनों बातें एक ही है। अब अगर इसके डिटर्मिनांट को लिखें तो हम लिखेंगे डिटर्मिनांट ऑफ सी, डिटर्मिनांट सी या सिंबल में 2 सीधी लकीर खींच दें, ये हो जाएगा डिटर्मिनांट ऑफ सी मीन्स 2 6 5 1। अब हम ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हटा के और 2 सीधी लकीर दोनों ओर से डाल दें, हमारा डिटर्मिनांट सी बन गया। क्लियर है? तो इस तरह से किसी भी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनांट का हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब इसमें एक बात आती है, अगर मान लीजिए एक हमने दूसरा डिटर्मिनांट लिया, उसको हमने लिखा m इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स पहले हम ले लें 7 3 2 6 5 1, और कहा जाए कि इसका डिटर्मिनांट लिखिए। तो इस मैट्रिक्स पर अगर हम गौर करें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसका ऑर्डर है 3 बाई 2 का, मतलब इसमें रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 2 है। तो चूंकि रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 2 है, दोनों समान नहीं है, इसलिए यह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। और स्क्वायर मैट्रिक्स जब नहीं है तो इसका डिटर्मिनांट नहीं लिखा जा सकता। डिटर्मिनांट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही करस्पॉन्डिंग होता है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। तो यहाँ पर डिटर्मिनांट ऑफ m हमारा सीधे सीधे डजंट एग्जिस्ट हो जाएगा, इस मैट्रिक्स m का डिटर्मिनांट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये तो हमने समझ लिया कि डिटर्मिनांट किसका होता है, किस तरह के मैट्रिक्स का होता है। अब इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है कि किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनांट का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर मैट्रिक्स में भी हम जान रहे हैं, पढ़े हुए हैं, एग्जैक्टली वही चीज है डिटर्मिनांट के भी ऑर्डर में। जैसे हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते थे
वैसे ही डिटर्मिनांट का भी ऑर्डर यहाँ पर लिखें। जैसे अगर यह डिटर्मिनांट b है तो इसका ऑर्डर 1/1 है। ठीक है, चूंकि एक रो और एक कॉलम है तो 1/1 हो गया उसका ऑर्डर। या सीधे सीधे इसको कह सकते हैं कि दिस डिटर्मिनांट इज ऑफ ऑर्डर 1, यह ऑर्डर 1 का डिटर्मिनांट है, ऐसे भी हम उसको कहते हैं। अब इस C पर अगर हम आवे तो डिटर्मिनांट ऑफ C, पहले मैट्रिक्स C की बात कर लें तो ये 2/2 का है, चूंकि रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है, तो यह मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है, तो इसका डिटर्मिनांट भी ऑर्डर 2 का ही होगा, क्योंकि एग्जैक्टली वही सारे एलिमेंट्स डिटर्मिनांट में भी रहते हैं। तो यह भी हो गया 2/2 का, चाहे इसको कह सकते हैं ऑर्डर 2 का। अब इसी तरह से इस पर A पर आए अगर, तो A है, मैट्रिक्स A है 3/3 का, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, तो यह मैट्रिक्स 3/3 का हुआ। अब जब हमने इसका करेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनांट लिखा है तो इस डिटर्मिनांट में भी वही सारे एलिमेंट रहेंगे जो मैट्रिक्स में है, यह भी हो गया ऑर्डर 3 का। मतलब हम यह कहेंगे कि डिटर्मिनांट A इज ऑफ ऑर्डर 3, यह ऑर्डर 3 का है और स्क्वायर होता ही होता है, इसलिए क्लियर है कि ऑर्डर 3 का कहने का अर्थ हुआ कि ये 3/3 का है। तो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को दिखाते हैं। अब इसके बाद इसमें आता है वैल्यू निकालना किसी भी डिटर्मिनांट का। तो वैल्यू निकालने के लिए हम कर लें, इसमें हम सीधे सीधे लिखेंगे, मान लीजिए एक ऑर्डर 1 का डिटर्मिनांट है, सपोज करिए हमने लिया A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ले लें पहले 6, तो डिटर्मिनांट ऑफ A हो जाएगा डिटर्मिनांट ये। अब कहा जाए कि इसका वैल्यू निकालें, तो वैल्यू निकालने से हमारा मतलब है कि जब ऑर्डर 1 का है तो सीधे सीधे डिटर्मिनांट ऑफ A का वैल्यू 6 हो जाएगा, वही का वही रह जाएगा। अब ऑर्डर 2 का एक ले लें डिटर्मिनांट, मान लीजिए हमने कहा B इज इक्वल टू 1, 5, 3, 9, ऐसे हमको इसके डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालना है, तो डिटर्मिनांट ऑफ B हो जाएगा डिटर्मिनांट 1, 5, 3, 9। अब वैल्यू निकालने के लिए हम पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल आपको बताया जा चुका है मैट्रिक्स में ही कि जहां कहीं से भी हम मैट्रिक्स या डिटर्मिनांट को लिखना शुरू करते हैं, इस एलिमेंट को लेते हुए सम्मिलित करते हुए जो डायगोनल बनता है वो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो डिटर्मिनांट ऑफ B का वैल्यू हो जाएगा 1 × 9 माइनस, अब ये दूसरा वाला मतलब 5 × 3, तो ये हो गया 9 - 15 - 6, ये डिटर्मिनांट B का वैल्यू। तो ऑर्डर 1 के डिटर्मिनांट का अगर वैल्यू निकालना है, सीधे सीधे वही एलिमेंट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर 2 के भी डिटर्मिनांट का अगर वैल्यू निकालना है तो सीधे सीधे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दें, माइनस
दूसरे वाले डायगोनल के एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दें। ये ऑर्डर 2 के लिए हुआ। अब जो प्राइमरी चीज है डिटर्मिनांट में, वह है ऑर्डर 3 के डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालना। ये इसमें मुख्य बात है। तो ऑर्डर 3 के डिटर्मिनांट का अर्थ ये हो गया, मान लीजिए हमने एक डिटर्मिनांट लिया d इज इक्वल टू, सपोज करिए 210362531, ये मैट्रिक्स D है। अब इसका करेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनांट अगर लिखें, या दोनों स्थितियां बनती हैं, या तो आपको मैट्रिक्स देके यह कहा जाएगा कि इसके डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालिए, तो आप ऐसे कर लें, या फिर सीधे सीधे आपको डिटर्मिनांट भी दिया जा सकता है कि आप उसका वैल्यू निकालें। तो डिटर्मिनांट D का अगर हम वैल्यू निकालना शुरू करें तो 210362531 ये हुआ डिटर्मिनांट D। अब इसको इवेल्युएट करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो 3/3 का अगर कोई डिटर्मिनांट दिया हो, या ऑर्डर 3 का कोई डिटर्मिनांट दिया हो, तो इसके वैल्यू निकालने के लिए कुल 6 तरीके हमारे पास हैं। 6 तरीके कौन कौन से? तो चूंकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम के एलोंग हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। मीन्स जब भी हम इस डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालेंगे तो कुल 6 तरीकों से निकाल सकते हैं। एक एलोंग R1 तब भी वैल्यू निकाल सकते हैं, एलोंग R2 भी वैल्यू निकाल सकते हैं, एलोंग R3 भी इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली एलोंग C1, एलोंग C2 एंड एलोंग C3 हम इनके भी रेस्पेक्ट में इस डिटर्मिनांट का वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब ऑर्डर 3 के डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालने के लिए कुल हमारे पास 6 तरीके हुए। अब अगर आपको इसमें कोई एक तरीका, पर्टिकुलर तरीका दे दिया जाए कि आप इसी तरीके से निकालिए, तब तो वो स्पेसिफिक हो गया, आपको उस तरीके से ही निकालना पड़ेगा। जैसे बहुत बार ऐसे कह देता है कि इवेल्युएट द डिटर्मिनांट एलोंग R3, मीन्स आपको इस डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालना है R3 के एलोंग, तब तो आपको R3 ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक रो या कॉलम नहीं दिया जाए, then you are free to evaluate the determinant by any one of the type। हम R1 के लॉन्ग भी ले सकते हैं, R2 के लॉन्ग भी ले सकते हैं, R3 के लॉन्ग भी, C1 के लॉन्ग भी, C2 के लॉन्ग भी, C3 के लॉन्ग। अब हम कोशिश करें इसमें अलग अलग तरीकों से देखें। और एक चीज और ध्यान रखेंगे हम इसमें कि चाहे किसी भी तरीके से आप डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालिए, R1 से निकालिए या R2 से निकालिए या C1 से निकालिए, C3 से निकालिए, हर हाल में, हर केस में वैल्यू आपका सेम ही मिलेगा। इसीलिए हम स्वतंत्र होते हैं कि जिससे मन करे उससे निकाल ले, अगर कोई स्पेसिफिक रो या कॉलम नहीं दिया हुआ हो तो। अब हम यहां देखते हैं एलोंग R1 निकाल। अब गौर करें हम, R1 में 210 है, तो अगर R1 के एलोंग हम इस डिटर्मिनांट को इवेल्युएट करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 2 into, मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट इनटू। अब इस 2 का रो और 2 का कॉलम ये दोनों हम ढक लेंगे, और ढकने का मतलब ये हुआ कि
अब जो 2/2 का डिटर्मिनांट हमारा बच रहा है उसका वैल्यू निकाल देंगे। तो जब इस 2 का रो और 2 का कॉलम कॉलम और रो जब ढकेंगे तो बच जाएगा 6231। अब यहां हम कर लेंगे 6 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, तो 6 माइनस 6 ऐसे। अब एलोंग R1 निकालना है तो जाहिर सी बात है 2 के बाद 1 आता है, तो इस 1 के लिए हम कर लेंगे -1 इंटू, माइनस इसलिए कि हम एक इसमें तरीका बना लें कि जब भी नेक्स्ट एलिमेंट पर जाएंगे तो साइन अल्टरनेटली प्लस माइनस करते हुए चलें। कॉर्नर से प्लस शुरू करते हैं तो इसका साइन प्लस आएगा, फिर इसका माइनस आएगा और फिर इसका प्लस आएगा। ये कैसे? ये इसलिए कि किस एलिमेंट का कौन सा साइन दें यह डिपेंड करता है, या इसके लिए फॉर्मूला है -1 टू द पावर i प्लस j का। मान लीजिए हमको यह चेक करना है, चाहे जानना है कि 1 का साइन क्या पड़ेगा, चिन्ह क्या पड़ेगा। तो 1 कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो -1 का पावर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम मीन्स -1 टू द पावर 3 मीन्स -1 मीन्स 1 का साइन या 1 का चिन्ह निगेटिव होगा, तो इसीलिए ये हमारा निगेटिव हो गया। तो अब -1 इंटू, अब 1 के कॉलम और 1 के रो को हम ढक लें पूरी तरह से। अब जो एलिमेंट बच गए उसके डिटर्मिनांट का वैल्यू निकाल दें। तो जब 1 का कॉलम और 1 का रो आप ढकेंगे तो बच जाएगा 3251। तो अब वैसे ही 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 5 ये कर लेंगे। तो अब हो गया 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 5, 3 माइनस 10। अब R1 के लॉन्ग निकालना है, सेकंड हो गया। अब आते हैं थर्ड एलिमेंट पे, तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 0 इंटू, अब 0 के कॉलम और 0 के रो इन दोनों को ढक लें। इसको ढकने के बाद मिलता है 3653। वैसे ही पढ़ते चले, 3 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 5 मीन्स 9 माइनस 30। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, तो 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू माइनस 7 प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0, ये हो गया 0 प्लस 7 प्लस 0 मीन्स 7। यही हमारा इस डिटर्मिनांट का वैल्यू हुआ एलोंग R1। अब अगर कोई दूसरा रो या कोई दूसरा कॉलम ले लें, एक बार उसको भी देखें। मान लीजिए हमने कौन सा लिया जाए, कोई एक बदल के ले लीजिए, एलोंग C2 ले लीजिए। तो अगर एलोंग C2 लेते हैं तब देखें इसका वैल्यू क्या होता है। C2 का मतलब हो गया 163 को लेके। तो अब 163 को लेके जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहले देखेंगे 1 का चिन्ह कौन सा मिलेगा, पड़ेगा। तो 1 चूंकि हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2 -1 टू द पावर 3 मीन्स निगेटिव पड़ेगा। दूसरा तरीका, आप कॉर्नर से काउंट करना शुरू करिए। ये हो गया प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस। हम कहीं से कहीं जाएंगे इसमें, कॉर्नर को प्लस लेते हुए और अल्टरनेट प्लस माइनस करते हुए चले जाएं, एग्जैक्टली इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइन मिलता चला जाए। तो अब प्लस और ये हुआ माइनस, तो -1 इंटू,
अब इसका कॉलम और इसका रो दोनों को ढक लें, तो ढकेंगे तो मिलेगा 3 2 5 1। अब इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लें, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 5, तो 3 माइनस 10 प्लस माइनस प्लस। अब प्लस 6 पे आते हैं, 6 का साइन प्लस पड़ रहा है, आप कॉर्नर से काउंट करिएगा तो प्लस माइनस प्लस आएगा, या उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप चलिएगा तो 6 कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -1 टू द पावर 2 प्लस 2 -1 टू द पावर 4 मीन्स +1, तो पॉजिटिव आया। तो आइदर हम इस प्रोसेस से चलें और इस प्रोसेस से चलें, वैल्यू आपका वही आएगा। तो प्लस आ गया हमारा 6 के लिए, अब हमने प्लस ले लिया। अब 6 का रो और 6 का कॉलम इसको ढक लें, तो इन दोनों को जब ढकेंगे तो बचेगा 2 0 5 1, 2 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 5, तो 2 माइनस 0। अब 3 बचा, चूंकि हम अलोंग C2 निकाल रहे हैं तो 1 6 3 को लेके निकालना है, 1 और 6 को हमने ले लिया, अब बच गया 3 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो अब लेंगे हम -3 इंटू, अब इस 3 के रो और 3 के कॉलम को ढक लें, बच जाएगा 2 0 3 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 3 4 माइनस 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो -1 इंटू -7 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 4, ये हो गया 7 और प्लस 12 माइनस 12 मीन्स 7। अब आप यहां देख सकते हैं एलोंग C2 से भी इसका वैल्यू 7 आया, एलोंग R1 से भी इसका वैल्यू 7 ही आया। तो चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलोंग अगर हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें, हर हाल में वैल्यू सेम ही मिलेगा। तो अगर स्पेसिफिक किसी रो या कॉलम को लेके एक्सपेंड करने को नहीं कहे, तब हम स्वतंत्र हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलोंग निकालें। अगर कहता है कि पर्टिकुलर R2 से ही निकालिए या C1 से ही निकालिए, तब हमको उसी रो या उसी कॉलम को लेकर एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आप समझ चुके होंगे। ये आपका ऑर्डर 1 का हुआ, ये ऑर्डर 2 का हुआ, ये ऑर्डर 3 का हुआ। डिटर्मिनेंट में बेसिक चीजें इतनी है, इसके एक्सपेंशन तक। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन लेके, हम और जरा इसको क्लियर करें। मान लीजिए हमने लिया यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 को ही लीजिए। 1 तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे वैल्यू निकालने को कह रहा है, यही निकाल देते हैं। देख लीजिए 2 इंटू -1 और प्लस 4 इंटू -5, सीधे हो जाएगा -2 और -20 -22, सो सिंपल। तो ये इसका वैल्यू हो गया। अब आते हैं सेकंड पर, मान लीजिए सेकंड का फर्स्ट है, ये भी उसी तरीके से है, ये कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ साइन थीटा और ये कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर लें, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज यहां पर माइनस साइन थीटा है, ध्यान रखिएगा, ये छूट रहा है। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये हो गया माइनस एंड माइनस प्लस, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही इसका फाइनल वैल्यू हो गया। अब हम नेक्स्ट ले लें, तरीका वही रहेगा, दिस इंटू दिस, पहले माइनस दिस इंटू दिस, फिर हो जाएगा सॉल्व। फिर उसी तरह से एक क्वेश्चन 3 को देखें। 3 में कह रहा है, मान लीजिए A इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 4 2, मैट्रिक्स है ध्यान रखिएगा। देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2A, इसमें हमको दिखाना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो पहले हम मैट्रिक्स 2A निकालेंगे, क्योंकि A मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स 2A निकाल के और तब उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो जब इसका लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे तो 2A फाइंड करिए, तो 2 इंटू मैट्रिक्स A मीन्स 1 2 4 2। अब मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी अलग थी, इसमें हम ईच एंड एवरी एलिमेंट में इस स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 2 4 8 एंड 4, ये मैट्रिक्स 2A हुआ। अब इसका डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है, तो अब इसका डिटर्मिनेंट हो गया 2 4 8 4। अब सॉल्व करिएगा तो 8 माइनस 32 माइनस 24, ये हुआ। अब राइट हैंड साइड ले लीजिए, तो RHS जब आप लेंगे तो ये कह रहा है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लीजिए, 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, तो 2 माइनस 8 मतलब माइनस 6। अब 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब 4 इंटू माइनस 6 माइनस 24, दोनों केस में हमने सेम वैल्यू पा लिया, LHS इक्वल टू RHS। तो ऐसे हमको इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी तरह से अगर आप लेते हैं एक और क्वेश्चन, अगर हम लें इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, अभी आपने देखा था कि हमने ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को कैसे इवेल्युएट किया। अब यहां भी आप स्वतंत्र हैं, R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी भी एक को लेके और सॉल्व कर लीजिए, आसान है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बढ़ें तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एक्सरसाइज पे, हम चल रहे हैं एक्सरसाइज का ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है इस तरह का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, पहले इसका वैल्यू हम निकाल लें। मान लीजिए यहां दिया हुआ है डिटर्मिनेंट 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6 एंड x, ये हो गया 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24, therefore 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 24, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू √3। तो ऐसे हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब आपका एक्सरसाइज 4.1 भी कवर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट जब हम चलेंगे तब डिटर्मिनेंट में इसके आगे प्रॉपर्टीज मिलेंगी, चाहे डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उन सब चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस की जरूरत है, तो जितनी बेसिक चीजें इवैल्यूएशन से रिलेटेड, कैसे किसी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पर फोकस करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।